3 घंटे से 2 घंटे में, तो एवरी सेक्शन वॉज 40 मिनट्स ईच। अब क्योंकि अब आपकी एक एक मिनट की वैल्यू बढ़ चुकी थी, तो मेरे साथ ये था कि मेरे पास बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया कि ये आखिरी दिन है मेरा और मुझे जो करना है, मेरी पूरी जिंदगी इसी दिन पे डिपेंड करती है, मैं जो करूंगा इसी कैट में करूंगा तभी मेरे को लाइफ में आगे मिलेगा। वो प्रेशर इतना बन गया दिमाग के ऊपर कि मेरा दिमाग एक्चुअली फ्रीज कर गया, फ्रीज फॉर 10 मिनट्स, स्ट्रेट 10 मिनट्स। जो सबसे पहले क्रूशियल 10 मिनट होते हैं जब आपको वीएआरसी में यू हैव टू एनालाइज कि आपको कौन से पैसेजेस उठाने हैं, आपको आरसी से शुरू करना है कि वीए से शुरू करना है, उस समय मेरा दिमाग फ्रीज कर गया, नथिंग वाज गोइंग इनटू माय हेड एंड आई वाज क्राइंग। मैं उस समय रोने लग गया कि मेरा तो ये साल गया। पेपर के टाइम मेरे को ये फील हो गया था, क्योंकि ऑब्वियसली 10 मिनट बहुत होता है, इतने में आप नहीं कर सकते। फिर आई ट्राई टू जंप, मैंने कोशिश की उन 30 मिनट्स में जंप करने की वीआरसी में, जो अनफॉर्चुनेटली उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। मैंने कुछ 12-13 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, बट एक्यूरेसी ऑब्वियसली काफी इफेक्ट हो जाती है ऐसे केस में। या तो आप सुपर डुपर प्रिपेयर्ड हो कि आप फिर से उस चीज से कर सकते हो, बट आई वॉज नॉट दैट गुड प्रिपेयर्ड इन वीआरसी दैट ईयर। तो ओवरऑल मेरा 35 परसेंटाइल आया, जो कि काफी कम था, और 94 परसेंटाइल ओवरऑल बना। I got 99.31 in points and about 88 in DILR. तो मेरा 94 परसेंटाइल पे, पहली बात तो जब सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं होता तो आपको कोई भी कॉलेज बुलाता नहीं है अपार्ट फ्रॉम एम रोहतक, बाकी सारे सेक्शनल कट ऑफ लेते हैं। तो उस साल अटेम्प्ट चला गया मेरा। फिर अगले साल मैंने संजीव सर से मेरी बात हुई और संजीव सर के साथ मैं एकलव्य में जुड़ा। तो मैंने स्पेशली वीएआरसी के लिए ज्वाइन किया था, क्योंकि आई वॉज लिटिल बिट प्रिपेयर्ड इन क्वांट्स और डीएलआर भी मेरा ठीक ठाक था। तो मैंने वीएआरसी के लिए मेन संजीव सर से किया, क्योंकि वो मेरा बहुत हिला हुआ पोर्शन था। आई वॉज नॉट एबल टू गेट गुड मार्क्स इन मॉक्स ऑल्सो। मैंने पहले एमकैट्स वगैरह ज्वाइन किए थे, तो मेरे मार्क्स उस लेवल के नहीं आ रहे थे। बट संजीव सर के साथ एक बहुत अच्छी चीज थी कि आपको पर्सनली जो आपके वीक पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे आप वीआरसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो बहुत चीजें ऐसी होती हैं, आप अपने एटीट्यूड के हिसाब से करते हो, आप रीजनिंग्स जो है वो अपने हिसाब से सेट करते हो। बट होता क्या है कई बार कि आंसर कुछ और होता है, और वो चीज पॉइंट आउट करने के लिए यू नीड सम अदर पर्सन जो आपको देख के पॉइंट आउट करे कि आप यहाँ पे गलत कर रहे हो। ये गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी हो जाता है कई बार लाइफ में, कि आप बहुत सारी चीजें दूसरों से आप देख सकते हो कि आप कहाँ गलत कर रहे हो। तो वहां से मेरा वीआरसी काफी अलग हुआ। फिर सर के मॉक्स थे, सर से हम बहुत अलग से प्रिपेयर करते थे, कुछ डिफिकल्ट पैसेजेस सर कराते थे। तो उनसे क्या हुआ कि एक लेवल ऑफ, मेरा जो एक लेवल था वीआरसी में वो उठ गया। उसके बाद मैंने एक्चुअली रीडिंग भी थोड़ी बेटर की अपनी। मैंने ईऑन के कुछ पढ़े थे, ऑल्दो ईऑन मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसकी फिलॉसफी टोटल अलग है। बट वैसे आप बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हो, बहुत सारे डेटा नेट पे है जहाँ पे आप पढ़ सकते हो। उससे मेरी वोकैबुलरी थोड़ी स्ट्रांग हुई। जब वोकैबुलरी स्ट्रांग हुई तो मुझे एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मैं जब पैसेजेस पढ़ूंगा तो जैसे ही मैं फर्स्ट रीड में पढ़ूंगा मेरे को वर्ड्स अपने आप आने लग जाएंगे। तो वोकैब का थोड़ा वहां से स्ट्रांग हुआ। उसके बाद प्रैक्टिस डेफिनेटली बहुत मायने रखती है इसमें। यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, क्योंकि डीआईएलआर और कौन से दो ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें यू कैन हैव अ वेरी गुड जंप, आपको एकदम स्ट्रेट जंप मिलता है। बट वीआरसी ऐसा होता है जिसमें आपको जंप बिल्कुल लास्ट में मिलता है। द कर्व ऑफ लर्निंग इन वीआरसी गोज लाइक दिस, इट्स क्वाइट फ्लैट इन द बिगनिंग, और ये 3-4 महीने ऐसी फ्लैट रहता है। उसके बाद ये एकदम से स्टीप राइज करना शुरू करता है, क्योंकि पहले आपको यू नीड द बेसिक फ्रेमवर्क कि आप एग्जैक्टली क्या पढ़ रहे हो। आपको पता है जब आप कैट में बैठोगे आपके पास क्वांट्स का क्वेश्चन आएगा या डीएलआर का क्वेश्चन आएगा, आपके पास पहले से प्रैक्टिस करके बहुत सारी चीजें रेडी रहती हैं कि मैंने इस टाइप का क्वेश्चन किया था तो इस अप्रोच से इसको कर सकते हैं। बट वीएआरसी में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्लासीफाई दोज थिंग्स। आप अगर एक नोट्स बनाने जाओगे आपको बहुत डिफिकल्ट होगा, इसलिए इसमें इतना प्रैक्टिस करो कि आपके कंसेप्ट ही उस हिसाब से बन जाए इसमें। सो दैट्स हाउ इट चेंजेस। तो उस साल जो अगला साल था मेरा, मैंने वीआरसी में डेफिनेटली काफी प्रैक्टिस की। आई प्रैक्टिस डीआईएलआर अलॉट, और मेरा डीआईएलआर में स्लॉट 1 था जो कि टफेस्ट स्लॉट था कैट 21 का, उसमें मेरा 99 परसेंटाइल से ऊपर आया। आई वॉज हैप्पी। उसमें बहुत सारा डेफिनेटली गॉड का भी ग्रेस रहता है, क्योंकि डीएलआर इज वेरी, वो तो पजल्स होता है, तो यू नीड अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको उस समय क्लिक करनी चाहिए। तो इस टाइप से चीजें रहती हैं। प्रैक्टिस काफी ज्यादा थी पिछले साल से, तो उससे मैंने एक चीज अपने अंदर देखी कि मेरे को बहुत सारी चीजें पता लगी जो मैं नहीं था उस समय। सो विघ्नेश यही चीज थी, डू प्रैक्टिस। आप अपने आप को देख सकते हो कि यू आर एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ न्यू पर्सन, आप जो पहले थे उससे। So actually, Vishesh, to be even more specific, आपका रूटीन क्या था, मतलब as far as the VRC is concerned, रोज क्या करते थे आप? मेरा रूटीन मोस्टली ऐसा था कि रीडिंग पे तो मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ पढ़ता रहता था, थोड़ा बहुत अराउंड आप लगा लो आधा पौन घंटा तो मैं रीड करता ही था, उससे ज्यादा भी करता था। बट जी। शाम को हमारी 2 घंटे की यहाँ पे क्लास होती थी एकलव्य की। तो उस क्लास से मेरे को, उस 2 घंटे की क्लास में, क्योंकि हम 5-6 बच्चे थे और उससे ज्यादा भी थे, तो हमारे साथ ये था कि सर से हमारा इंटरेक्शन काफी अच्छा था। जो भी क्वेश्चंस आते थे
वो स्पेसिफिकली सर से आप पूछ सकते हो कि एग्जैक्टली यहाँ पे सर क्या करना है। और एक मैं बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, मैंने एक एक क्वेश्चन को बहुत डिस्कस किया है। आप इवन सर से पूछ सकते हो, सर भी परेशान हो जाते होंगे। Yes, मैंने I would want to intervene here. This is something that I have already told them, that I like students who ask a lot of questions. Just because I'm saying कि इसका ये आंसर होगा, you do not accept it. And I gave your example, Vishesh, that he was one guy who used to ask me on every question, नहीं sir इसका ये क्यों होगा और वो क्यों नहीं होगा, until he was satisfied. He was really, like, behind every question saying that why this can't be the right answer. So please get into that mode or habit of asking. I mean, not just for the sake of asking, because sir ने बोला है कि ज्यादा क्वेश्चन करने वाला लगता है कि इंटेलिजेंट है, वैसे नहीं, बट आप कहीं पे सेटिस्फाइड नहीं हो, आपकी लॉजिक कुछ और बन रही है, यू नीड टू हैव अ लॉजिक. If you think as per your logic something else should be the right answer, please ask. And honestly, in that batch, Vishesh was very, overall we had some whatever उस टाइम में 30-35 students. Vishesh अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस करता था, सबसे ज्यादा. सो ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि VRC इज वेरी एब्स्ट्रैक्ट. आप DILR में आप पॉइंटर्स बना सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चंस को इस टाइप से क्रैक किया जा सकता है, आप पॉइंट्स में बना सकते हो, बट VRC इज इतना एब्स्ट्रैक्ट कि सामने वाला जो क्वेश्चन बना रहा है, द पर्सन हु इज सेटिंग द क्वेश्चन, उसका जो लॉजिक है उसके पीछे और आपका जो लॉजिक है वो कहीं और. तो आप जब इस पाथ को अचीव करना चाहते हो तो आपके पास मल्टीपल पाथवेज होते हैं उस आंसर तक आने के. तो आपका हो सकता है लॉजिक आपको कहीं और ले जाए, इसलिए बहुत जरूरी है कि आपका वो पर्टिकुलर पाथवे की क्या एग्जामिनर एग्जैक्टली सोच रहा है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसकी रीजनिंग उसके दिमाग में क्या चल रही है वो आपके दिमाग में क्लिक होना बहुत जरूरी है. उसके लिए आपको क्वेश्चंस डेफिनेटली बहुत पूछने पड़ेंगे. तो मेरे वो जो 2 घंटे होते थे वो काफी फ्रूटफुल रहे, बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहे, क्योंकि मैं उसमें इतने क्वेश्चंस पूछता था कि मैं बहुत सेटिस्फाइड रहता था 2 घंटे की क्लास के बाद कि भाई चलो आज मैंने कुछ सीखा है. उससे मेरा लाइफ में काफी चेंज हुआ. तो ओवरऑल देखा जाए तो इट वाज 45 मिनट्स रीडिंग, 2 घंटे की क्लास हो गई, और उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी मॉक्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. मैंने बहुत सारे मॉक्स दिए हैं. मैं केवल अपने एकलव्य के साथ ही नहीं था, मैं एमकैट के भी मैंने दोबारा से ज्वाइन किए थे, और मैं इधर उधर के भी CL वगैरह के भी मॉक्स देता रहता था. तो मॉक्स देना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने वही बताया कि इट्स एब्स्ट्रैक्ट, और एब्स्ट्रैक्ट चीज को लर्न करने का तरीका इज बाय जितना फेलियर्स आप ले सकते हो, आप जितनी जगह हिट कर सकते हो, उतना बेटर आपका पाथ बनेगा. तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन VRC. और बाकी सेक्शन से भी पूछने का तो आप पूछ सकते हो. तो विघ्नेश जो आप पूछ रहे थे वो ये तो VRC का था. बाकी DILR और क्वांट्स के लिए भी मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करता था, मटेरियल था और सेम मॉक्स करता था, तो मेरा इस तरीके से हो जाता था. तो अराउंड आप लगा लो एक दिन में करीब 5-6 आवर्स तक आप स्टडी करके भी यू कैन इजीली क्रैक. Okay. So VRC, do you used to practice almost every day? Is it 2-3 RCs like that, apart from your reading and interaction with sirs? यस, मेरे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि आई न्यू कि मैं बहुत वीक हूँ उस सेक्शन में. Okay. दोनों सेक्शन के रिलेटिवली देखा जाए, क्योंकि दूसरे सेक्शंस में 95 परसेंटाइल प्लस ही आ रहे थे मॉक्स में, इसमें ही नहीं आ रहे थे. तो इसलिए ये बहुत जरूरी था कि इसको मेरे को इम्प्रूव करना था, तो ये मेरा डेली चलता ही था. बाकी क्वांट्स एंड DILR मैं अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करता था. जैसे फॉर एग्जांपल किसी मॉक में मेरे बहुत कम आ गए क्वांट्स में, तो फिर मेरे को उसको एनालाइज करके फिर क्वांट्स वापस उठाना पड़ता था, उसको रिवाइज करना पड़ता था. तो ये मेरे सिचुएशनली चलते रहते थे. Okay. And verbal ability, you didn't used to do it every day, is it? VA इज लाइक, नहीं VA आई यूज टू डू. VA में द प्रॉब्लम क्या है कि उसका अपने पास डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन सेट तो आपको सर संजीव सर देंगे ही देंगे, और वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस होता है फ्रैंकली स्पीकिंग. ऑड वन आउट तो इतना अच्छा सर का डेटा है, सेट डेटा, कि आपको ऑड वन आउट उससे परफेक्ट हो जाएगा. बट और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पैराफ्रेजिंग हो गया, जो अपना वो जम्बल्ड वाला रहता है सेंटेंस वाला. तो उसमें द प्रॉब्लम इज कि उसके लिए सेट बहुत कम है अपने पास. मतलब मैं जैसे मॉक्स में भी करता था, तो मॉक्स में आपके पास कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, 4-5 आ जाएंगे. तो थोड़ा सा उसमें यू हैव टू स्पेंड टाइम उसको प्रैक्टिस में. तो हाँ, ये था कि मैं डेली नहीं करता था VA के, बट मैं बीच बीच में उठाता रहता था, और एक बार जब उठाता था तो आराम से 15-20 क्वेश्चन उसमें उठाता था मैं. ये चीज चलती थी. Yeah, one thing I would want to add here is that जैसे विशेष ने बोला ना, you all can also think of, आप कोर्स तो यहाँ से कर ही रहे हो, बट एडिशनली किसी दूसरे का मॉक जो टेस्ट सीरीज होता है वो लेने से हेल्प मिलता है, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी मिल जाता है. सब लोग अपने अपने तरीके से क्वेश्चन सेट करते हैं, तो you all can think of taking at least some test series parallelly. We will of course give you enough mocks, but I think
कई बार होता है वो सेट करने वाला सब सबकॉन्शियसली ऑल्सो एक पैटर्न पकड़ लेता है. तो इफ यू जस्ट प्रॉब्ली एनरोल फॉर सम अदर, एक टेस्ट सीरीज कहीं से भी ले लो, बस ओनली मॉक्स, एंड पैरेलली आप करो. इट विल गिव यू अ वेरी गुड व्यू अबाउट हाउ यू आर प्रोग्रेसिंग. Maybe not now, maybe 2-3 months down the line, not right now, but you should try that because different types के mock लेने से बहुत exposure अच्छा होता है. Yeah. Other than Vignesh, anyone else has got questions for Vishesh? विघ्नेश, आपका आंसर मैंने दे दिया क्या, या if you want some more Yeah, sure. I just wanted to ask another section. Maybe I'll ask later. Yeah, Vignesh, just one more thing I want to specify here, which I have been always saying, and I would like, as he said, very clearly Vishesh identified that he needs to spend more time on VARC. Right, He is sir. relatively better off in the other two because of whatever reason, his background or his previous attempt, etc. That realization is very, very important. Assessment of your own strengths and weaknesses and aligning your effort to that is very, very important. And this may be very different for each one of you. Just because Vishesh की एक यूनिक रिक्वायरमेंट थी, विशेष ने एक पर्टिकुलर तरीके से स्टडी किया, आप भी वैसे ही करो और आप पहुंच जाओगे, नॉट नेसेसरी. आपकी क्या रिक्वायरमेंट है वो आप खुद असेस करो. ऑफ कोर्स वी विल हेल्प यू इन दैट. सो आई ऑलवेज से दिस कि मैं इन लोगों को भी बोलता था कि सक्सेस ऑफ एनीबडी एल्स इज नॉट योर सक्सेस. मैं करियर लॉन्चर में गया, वहां से 1000 बच्चे निकल रहे हैं तो मैं भी निकल जाऊंगा, नॉट नेसेसरी. जस्ट लाइक मतलब सो आपकी अपनी सक्सेस आपको कार्व आउट करनी होगी. वो आप सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट से स्टार्ट करोगे. इसको लगा मुझे वीआरसी में बहुत प्रॉब्लम है, इसको लगा था कि बाकी में 99% तो मेरा खुद से भी आ जाता है, वीआरसी में ज्यादा प्रॉब्लम है. So he accordingly channelized his effort and energy towards VRC a little more than other sections. So you'll have to do that. See, if you are, of course, some of you are starting, probably for you it will be the first attempt, so you need to focus equally on all three sections. But for some of you, you would know your relative strengths and weaknesses, and accordingly you will have to allocate your time and effort. Yes. Other than Vignesh, सिर्फ Vignesh ही कोई, I mean, I'm not criticizing or complaining, but I'm saying others also can have questions. कुछ भी पूछ सकते हो भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. He is one of you, यार. वो सर नहीं है तो इसलिए मेरे को भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है. अभी 6 महीने हुए हैं मेरे को कैट दिए हुए, और फिर उसके बाद रिजल्ट्स आ गए. सो आई एम वेरी मच नियर व्हाट यू आर डूइंग. Yeah. So please ask. विशेष, आप एडवाइस उनको क्या देना चाहोगे, जैसे जो फर्स्ट टाइम कैट दे रहे हैं, फर्स्ट टाइम अपीयर कर रहे हैं कैट के लिए? सी, जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स देते हैं और जो फर्स्ट टाइम देते हैं, जिनका फर्स्ट टाइम, बहुत सारे ऐसे होते हैं, मैंने तो बहुत देखे हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है. लोगों ने 1.5-2 महीने प्रिपेयर करके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाए हुए हैं. तो जो एक डिफरेंस है कि कुछ लोग बहुत बार देते हैं, कुछ एक बार में क्लियर कर लेते हैं. उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस है आपका जो स्टेट ऑफ द माइंड है प्रिपरेशन के टाइम. आपका एटीट्यूड कैसा है वो बहुत ज्यादा उस समय मैटर करता है. मेरा एटीट्यूड बहुत चेंज हुआ जब मैंने फर्स्ट दिया, उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट दिया. मेरा एटीट्यूड काफी चेंज हुआ, क्योंकि अब मेरा गोल केवल एक अच्छा आईएम नहीं था. मेरा गोल था कि मुझे एक्सेल करना है सब्जेक्ट्स में. आई हैव टू एक्सेल इन कंसेप्ट्स. मेरा एक गोल था. पहले मैं गोल काफी दूर रखा था, अब मैं थोड़ा और रियलिस्टिक गोल पे आया. तो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपना एटीट्यूड बिल्कुल ठीक रखो. मेरे हिसाब से देखो, सबकी कैट जर्नी अलग होती है. सो व्हाट इज गोइंग फॉर यू इज एब्सोल्युटली डिफरेंट. किसी और के लिए वो चीज मे भी चले ना चले. तो ये इंपॉर्टेंट है कि मैं जरूर एक यूनिवर्सल चीज बता सकता हूँ कि कीप योर गोल्स वेरी रियलिस्टिक. बस अभी कोशिश यही होनी चाहिए कि आपको कंसेप्ट्स आने चाहिए. यू शुड नो एवरीथिंग. एंड मतलब आपका गोल ये होना चाहिए कि आई हैव टू लर्न, आई हैव टू बिकम दैट पर्सन जो कि 95 परसेंटाइल प्लस मार्क्स में ला रहा है. आपको अभी गोल आपका बस वही होना चाहिए. डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग. ये सब मत सोचो, मल्टीपल अटेम्प्ट्स वगैरह ये सब फालतू की चीजें कभी सोचनी भी नहीं चाहिए. ये आपको उल्टा नेगेटिव ले जाएगा कि भाई मेरे पास दूसरा अटेम्प्ट है. ऐसा कभी नहीं होता. लाइफ में एक ही अटेम्प्ट है. इसी अटेम्प्ट को जितना अच्छा दे सकते हो दे दो. जो अपना बेस्ट हो सकता है, जस्ट बी द बेस्ट ऑफ योरसेल्फ. जो आप अपना सबसे बेस्ट वर्जन बना सकते हो वो बना के चलो. ट्राई टू लर्न. जितना आपने गलतियां की है, हर गलती से सीखो. हर गलती से सीखो, ताकि आप जितना सीखोगे आपकी ग्रोथ उतनी स्ट्रांग होगी. तो जस्ट थिंक अबाउट स्कोर्स, नथिंग एल्स. और मैं एक चीज में बहुत बहक जाता था, वो था कि जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियो खोलता हूँ तो कभी कैट किंग का आ रहा होता है, कभी सीईटी वालों का आ रहा होता है. तो अब वो क्या होता है, बहुत ही ना, वो बहुत दिखने में बहुत अच्छा लगता है ना. वो बहुत ही लुभावना सा लगता है कि आपके सामने बड़े बड़े कॉलेजेस की बात हो रही होती है, और मेरे इसमें कई घंटे वेस्ट हो जाते थे इन सब चीजों को. ये सब कोई काम की नहीं होती.
Just what is in your hands is your preparation. That's it. Nothing else. Guys, am I audible? Yeah, you Harshul, are in audible. fact, I have told you earlier कि ये क्या है, कई बार क्या होता है that being a first timer, you probably have a better chance to get calls even with a lower score. उनका जो वो होता है ना, डाइवर्सिटी का अपना ये रहता है, they have different academic groups and categories. हर्षल, तुम्हारा क्या है बैकग्राउंड? सर currently I have completed my BBA. ओके ओके. और मतलब आपका 10th-12th में कैसा था परसेंटेज? 7 लगा हुआ सर, 7. Okay. See, the good part is being from a non-engineering background, you have a pretty good chance in, मतलब आपके पास बहुत सारे IIMs हैं आराम से जाने के लिए, अच्छे अच्छे IIMs से आपको कॉल आ सकता है. तो But I think I will lag behind in 10-12 marks sir. वो तो देखो यार, वो तो nobody can do anything about it. हमारे हाथ में तो Yeah, होता it नहीं है can't be changed now. है ना. अब बस आपके हाथ में जो है कि अपना कैट में जितना हाई परसेंटाइल मार सकते हो मार दो. बस दिमाग में बस एक चीज रखो कि आपको MBA करना है अच्छे कॉलेज से, बस दैट्स इट. एंड अपना स्कोर्स बढ़िया करने हैं, बस आपको अच्छा अपना बेस्ट अटेम्प्ट देना है. ये सब चीजें सोच के कोई फायदा नहीं, जो अपने हाथ में नहीं है उसको सोच के कोई फायदा नहीं है. ऑल यू हैव इज द रिमेनिंग 5 months ऑफ टाइम, या 4 to 5 months जो बचा है, बस यही आपके पास है. इसमें बहुत कुछ फोड़ा जा सकता है, बहुत कुछ. इतना 4 महीने इतना अच्छा टाइम होता है. द ओनली थिंग इज कि यू नीड द राइट स्टेट ऑफ माइंड. और राइट स्टेट ऑफ माइंड डेफिनेटली कुछ लक से आता है कि ऊपर वाला जैसा आपका दिमाग कई बार ऐसा चलाता है कि आपका बहुत फेज आप उसी में घुस जाते हो, आपको थॉट्स आने लग जाते हैं, आपका कंसेप्ट्स टेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है. बट द सेकंड थिंग इज कि रियलिस्टिक रहो, अपनी चीजों से सीखो, जो अपने हाथ में है वो सब करो, और यू विल डेफिनेटली इंप्रूव. मैं तो कहता हूँ मॉक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. मॉक्स देते रहो, जितने मॉक्स दे सकते हो दो. और मॉक्स को एनालाइज करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा. और अच्छे से एनालाइज करो उसको. कोई बात नहीं, आप भले ही आपके पास टाइम नहीं बच रहा है, आपकी कैपेसिटी नहीं हो रही कि मैं इतना लंबा लंबा करूं. एक पैसेज उठाओ, केवल एक पैसेज, उसमें आपने जितनी गलतियां की हैं उससे इतना सीख लो कि एटलीस्ट वो पैसेज आपको, अगर उस टाइप का कंसेप्ट दोबारा आए तो आप कभी उस पर गलती ना करो. एटलीस्ट डू जस्टिस विद वन सेट. उसके बाद आप धीरे धीरे करके आपकी कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी. Okay. And what Vishesh is saying, I just want to add here. He said that things start flowing automatically, but it is also a function of how well prepared you are. The better prepared Yes, you sir. are, the more you are like in the zone more often. It doesn't just happen just like that. It's because you have been working hard, like 4 to 6 hours for like last 4-5 months, 6 months, and then you will have more such moments where you will be in the zone performing at the best that you can. It doesn't just happen, as a. And I've seen these people. I mean, many of you are doing similarly. Many of them were working. और काम से आने के बाद सीधा क्लास में 2 घंटे दिमाग लगाओ, फिर वो करो, तो it's tough, but then it's totally worth it. So the more you practice, as you said, and assess your own strengths and weaknesses and work accordingly. And don't think first attempt, second attempt does not matter. First attempt maybe, in fact, maybe I did not make it. I told you first attempt में, but I got calls from 3 IIMs, Ahmedabad, Calcutta, सबसे कॉल आया था मेरे पास फर्स्ट ही अटेम्प्ट. तो आपका भी आ सकता है आराम से. Yes sir. बस उसने जो बोला कि कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो. मैं स्कोर, ऑफ कोर्स स्कोर इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट यू नो, फॉर एटलीस्ट सम ऑफ दी सेक्शंस. बाकी तो आई एम सेइंग जस्ट सी हाउ वेल यू नो दीज कॉन्सेप्ट्स and how confident are you of being able to answer any type of question related to that particular concept or topic. बस एक एक करके वो कॉन्सेप्ट्स को मास्टर, टॉपिक्स को मास्टर करते जाओ. Yes sir. तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको समझ में आएगा कि कैट में कंसेप्ट्स VRC या किसी भी सेक्शन में किस टाइप के होते हैं. मैंने बहुत सारे ऐसे आउटकम्स निकाले अपने, जब प्रिपेयर किया तो मैंने बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स निकाले एनालाइज करके कि एक कैट के सेटर का, डेफिनेटली हर साल अलग सेटर होते हैं एग्जाम के, बट अब एक जनरल माइंडसेट क्या होता है, किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. तो वो आपका तभी आएगा जब आप एनालाइज थोड़ा करोगे. आप एक चीज पकड़ना शुरू करोगे कि VRC में कहाँ पे वो ट्विस्ट्स बनते हैं जिसपे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो इफ यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग दीज एरियाज, यू विल डेफिनेटली ग्रो. ये बहुत अच्छी चीज है. So how do you do that?
यार वो अपने आप ही आता है जब आप एक बार शुरू करोगे ना, एनालाइज करना शुरू करोगे, और अगर आप बैक ऑफ द माइंड यू नो कि मैंने पिछले हफ्ते एक ऐसा पैसेज देखा था, इस हफ्ते ऐसा पैसेज देखा है, तो आपका दिमाग अपने आप सीक्वेंस बनाना शुरू कर देगा, अपने आप ही कंपेयर करना शुरू कर देगा कि पहले किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, इस बार किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कैट जनरली किस टाइप के ट्विस्ट पूछता है। तो इससे क्या होता है कि कई बार आप जब कैट के पेपर में बैठे हो, जैसे मेरे साथ हुआ इस बार, तो आप कैट के पेपर में बैठे हो, आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हाँ यार ये तो मैं पहले कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि यही पूछेंगे। तो ऐसा बहुत बार हो जाता है। Yeah, in fact, just to add, just to clarify what he's saying, like in RC, when you read a passage, if you have really practiced well enough, you will get to know that something, some question might arise out of what you are currently reading. This particular sentence or this particular paragraph will surely have a question like this. You develop that knack that, okay, I'm reading this from what I have experienced. Whenever such an information is there, then they usually have a question on this type of information whenever it's there in RC. So इस वे में you get one step ahead of the examiner. आपको ऑलरेडी पता लग जाता है कि कहाँ पे क्वेश्चन आने वाला है, और ये बहुत जरूरी है। जब आप खुद एंटिसिपेट करने लग जाते हो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो काफी हेल्प कर जाता है पेपर का। Yes, others please. Ask विशेष anything, yeah. विशेष आपने तो बता दिया कि VRC में कैसे करना है, लेकिन मेरा VRC हालांकि मेरा कमजोर है, लेकिन अदर 2 सेक्शन थोड़ा इससे अच्छा है। लेकिन जब मॉक देते हैं ना, हाँ। तो उस समय सॉल्व नहीं होता है, बहुत कम ही सॉल्व हो पाता है। और जब मॉक खत्म होता है उसके बाद में प्रैक्टिस जब करते हैं, वही जो नहीं छूटा हुआ है उसको करते तो वो हो जाता है सब, लेकिन टाइम लगता है। हाँ, तो उसको कैसे मैनेज करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सके मॉक? सी इसमें मेन 2 चीज है। या तो आप जब एक मेरे साथ कई बार इशू आता था, आई कैन रिलेट थोड़ा बहुत, कि जब मैं VARC से शिफ्ट करता था, अब हम DILR पे आए, कि अब जैसे मैं VARC से दिया, तो दोनों में डेफिनेटली एक अलग टाइप का पैटर्न ऑफ माइंड चाहिए होता है सोचने के लिए। एक आपको पढ़ना और रीजनिंग करना है, एक आपको चूज एंड पिक है। पहले यू हैव टू चूज योर सेट्स जो आपको करने हैं, और फिर उसके बाद यू हैव टू सॉल्व दो सेट। तो डेफिनेटली वहां पर थोड़ा होता है कि आप एडजस्ट नहीं कर पाते एक से उस आने में। ये हो जाएगा, इट विल कम। ये जो प्रॉब्लम है ये तो सॉल्व हो जाती है टाइम के साथ। बट कई बार जो आपने बताया कि ये इशू आता है कि आप एग्जाम हॉल में नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि यू आर हैविंग प्रॉब्लम इन मैनेजिंग योर स्ट्रेस लेवल। आप अपना दिमाग को उस कंट्रोल वे में नहीं ले आ पा रहे हो। उसका एक बहुत अच्छी चीज है, मैंने ये देखा कि जब आप एग्जाम दो, तो आप हर मॉक को इस एटीट्यूड के साथ दो कि ये मेरा फाइनल है, यही मेरा कैट का एग्जाम है। ऐसे तो दो ही, और बीच में एक आध बार मॉक ऐसा भी दो जिसमें जस्ट थिंक अबाउट कि यार ये मेरी लाइफ का एंड नहीं है, जस्ट एंजॉय इट। फ्री मूड में दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे लाइफ में कुछ असर आने नहीं वाला। तो बीच में जब आप इस तरीके से भी कुछ मॉक्स दोगे ना, तो आपको ये चीज पता लगेगी कि आप कैसे एनवायरनमेंट में बेटर फंक्शन करते हो, स्ट्रेस वाले में कि स्ट्रेस फ्री वाले में। आई होप इससे आपको काफी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो। क्योंकि ये जो इशू आता है कि एग्जाम हॉल में आपको आइडियाज क्लिक नहीं कर रहे, वो इसलिए नहीं आता क्योंकि दिमाग ना सुलझा नहीं होता एग्जाम टाइम पे, क्योंकि प्रेशर आ जाता है, दुनिया भर की चीजें आ जाती हैं कि यार इसमें भी स्कोर करना है, और अब पता चला आप ऑलरेडी एक पैसेज कर चुके हो, और उसको करने के बाद भी आपको लगा कि यार आंसर तो निकल नहीं रहा, अब दूसरा पैसेज उठाना पड़ेगा, तो वो ऑलरेडी एक नया प्रेशर बन जाता है, तो दिमाग खुल नहीं पाता। तो ट्राई टू ओपन योर माइंड। कई मॉक्स को प्रेशर एकदम हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट में दो, और कुछ मॉक्स को बिल्कुल रिलैक्स एनवायरनमेंट में दो, और फिर नोटिस करो चेंज की कितना फर्क पड़ रहा है, और उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हो। डेफिनेटली आपको फर्क पता लगेगा कि आप क्वेश्चन किसी ने भाई दोनों में से कोई एक एनवायरनमेंट में डेफिनेटली आपका एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। तो ट्राई टू फिगर दैट आउट। आप क्वांट कैसे प्रिपेयर करते थे विशेष? मेरे पास यार क्वांट्स का तो मेरे पास मटेरियल था, किसी ने मेरे को टाइम का मटेरियल दिया हुआ था पहले, तो मेरे पास क्वांट्स की बुक्स थी, तो मैंने उसी से ही लगा लिया था। उनके 2 मटेरियल रहते हैं टाइम के, एक बेसिक सा रहता है, एक एडवांस वाला रहता है। तो मुझे जिसने दिया था उसने मुझे बेसिक वाला दिया था, दैट इज सफिशिएंट इनफ, मैंने उससे पढ़ लिया। तो क्वांट्स में तो आपको कोई भी मटेरियल मिल जाए, चाहे हमारी अपनी कोचिंग का हो या किसी का भी हो, यू जस्ट हैव टू, आपको बस वो मटेरियल 2 या 3 बार प्रैक्टिस कर लो पूरा, आपका क्वांट्स ऑटोमेटिकली 99% पे आ जाएगा। क्वांट्स एक्चुअली आई एम वीक इन क्वांट, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। बट
whenever just I prepare for the quant, I feel like I didn't get 50% dialed even. अच्छा, ओके ओके। सो That's why. अगर ऐसा आ रहा है तो यू शुड स्टार्ट विद द मोस्ट बेसिक क्वेश्चंस, जो सबसे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ना, स्टार्ट विद देम। एक इजी सेट अपने पास रख लो क्वेश्चंस का, उससे आप स्टार्ट करो। और अभी डोंट गो टू द टफर लेवल ऑफ क्वांट्स क्वेश्चन, अभी बेसिक करो ताकि आपका एटलीस्ट बेसिक स्ट्रांग हो जाए। क्वांट्स और डीएलआर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका बेसिक फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होता जाएगा ना, उतना आप बहुत अच्छी बिल्डिंग ऊपर खड़ी करते जाओगे। तो और एक मैंने चीज देखी है कैट में जैसे फॉर एग्जांपल 24 या 22 क्वेश्चंस आ रहे हैं क्वांट्स में, तो उसमें से आप ये लगा लो अराउंड कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे, बहुत इजी टू, मतलब आप आराम से उनको कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़े मीडियम डिफिकल्टी के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत ट्रिकी होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वांट्स में कि यू, जैसे डीआईएलआर में भी रहता है या इवन वीआरसी में रहता है, कि यू पिक द राइट क्वेश्चन फॉर योरसेल्फ। तो आप ऐसा करो, मेरे हिसाब से अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि आपको क्वांट्स में दिक्कत आ रही है, तो जो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका अरिथमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और मॉडर्न मैथ्स प्रोबेबिलिटी वगैरह उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, क्योंकि उनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं ऐसा जनरली, बट आ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कैट में नहीं आएंगे। बट जो सेक्शन जो आपको थोड़ा इजीली समझ में आता है ना, एटलीस्ट उसको मास्टर कर लो, कि उसके जितने क्वेश्चंस आएंगे वो तो मैं कर ही लूँ। ऐसा तो होगा नहीं कि आपको पूरी मैथ्स डिफिकल्ट लगती होगी, कुछ तो होता होगा जो आपको अच्छे से आता होगा। तो एटलीस्ट Yes. वो टॉपिक, जैसे हम 3 में डिवाइड करते हैं, अरिथमेटिक, अलजेब्रा और मॉडर्न मैथ्स, और उसमें फिर ज्योमेट्री भी 4th आ जाता है। तो इन चारों में से जो आपका अच्छा एक सेक्शन है जिसमें आपका दिमाग बहुत अच्छा लगता है, आप उस सेक्शन को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। मोस्टली लोगों का अरिथमेटिक रहता है, क्योंकि सबने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पहले से पढ़ा रहता है, तो इतना इशू नहीं आता। तो जो एक सेक्शन है उसको अच्छे से कर लो एटलीस्ट, ताकि उसके जो क्वेश्चंस आएंगे पेपर में वो आप आराम से कर लो। फिर बाकी सेक्शंस को आप बाद में उठा सकते हो क्वांट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और Okay. अगर ऐसा प्रॉब्लम बहुत ज्यादा ही आ रहा है तो ट्राई विद मोस्ट बेसिक क्वेश्चन, जो सबसे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, एग्जांपल्स रहते हैं, उससे देखो। और मैथ्स तो एक ऐसी चीज है कि आप उसको उसमें ना पैटर्न्स समझना पड़ता है कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा क्या जा रहा है। और व्हेन यू स्पेंड सम टाइम विद मैथ्स, आपको मैथ्स आएगी धीरे धीरे करके। हैव ट्रस्ट इन योरसेल्फ, फेथ रखो अपने आप में, आप कर लोगे उसको। Okay. Yeah, I think Harshul, we have discussed this. पहले अरिथमेटिक के टॉपिक से ही शुरू करो, 1 by 1। Yes, sir. हाँ, एकदम सिंपल चीज है। टाइम स्पीड डिस्टेंस उठा लो, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट उठा लो, प्रॉफिट एंड लॉस उठा लो, एवरेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन उठा लो, टाइम एंड वर्क उठा लो, एक एक करके मास्टर देम। 2 3 4 days वन टॉपिक, 25 30 प्रैक्टिस क्वेश्चन, बस ऐसे ही करके आगे बढ़ोगे। डोंट थिंक मैं पूरा पेपर का एक बार कर लूंगा। मैं नेक्स्ट मॉक में अरिथमेटिक के सारे क्वेश्चंस राइट करूंगा, अटेम्प्ट करूंगा, राइट करूंगा, देन आई विल गो टू Yes, प्रॉब्ली sir. अलजेब्रा और ज्योमेट्री। और हर्षल, एक चीज और बताऊं मजेदार चीज, कि आप एक क्वांट्स में एक बहुत अच्छी चीज होती है, आप जिस टॉपिक में अच्छे होते हो ना, आपको फिर उसके बाद आपको वो 24 क्वेश्चंस में से चूज करने की भी जरूरत नहीं है कि मुझे कौन सा करना है। आप जिस टॉपिक में अच्छे हो ना, उसका क्वेश्चन उठा लो, आप कर सकते हो उसको, फिर वहीं की वहीं सॉल्व कर सकते हो। तो अपने वो की एरियाज आइडेंटिफाई कर लो कि आप कौन से टॉपिक्स में अच्छे हो, उस पर प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। क्वांट्स में डेफिनेटली आपको 10-12 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर ही सकते हो, बिल्कुल क्वांट्स ऐसा डिफिकल्ट नहीं आता है। और मैंने ऐसे लोग देखे हैं लास्ट ईयर प्रिपरेशन के, जिनका क्वांट्स बहुत वीक था, और उनने लास्ट में आते आते दे बिकम सुपर्ब इन क्वांट्स। और वो सब ऐसे ही हुआ कि वो प्रैक्टिस करते थे। मेरे को कई लोग मेरे पास अपने डाउट्स भेजते थे, तो मैं उनको जब सॉल्व करके देता था, उनकी अप्रोचेस चेंज होने लग गई टाइम के बाद। तो ये होता है, आपको जो टॉपिक्स इजी हैं एटलीस्ट उसको तो पकड़ ही लो, टफ वाले होंगे उस पर धीरे धीरे करके जाना, कर लोगे उसको भी। Okay. यस, बाकी लोग, प्रथम, मोना। Vishesh, आयुष, just want to ask if जब how do these colleges, your business schools, they actually मतलब they judge your work ex? मतलब I'm someone who is working, I'm a working professional, so how do they judge a person's work ex? Academics का समझ में आता है, marks देख लिया and all that, pretty straightforward. अभी तक तो वर्क एक्स का जज करने का केवल एक ही पैरामीटर है कि आपका कितना वर्क एक्स है, आपने कितने मंथ्स काम किया है। उनके पास जब आप कैट का एग्जाम देते हो, उनके पास केवल एक पैरामीटर जाता है कि आपके पास कितने मंथ्स का एक्सपीरियंस है, और उसी बेसिस पे ही उनका एक सेट क्राइटेरिया होता है, मतलब टेबल रहती है कैलकुलेशन की, आपके पॉइंट्स बनाते हैं।
तो उसमें आपके वो जैसी मंथ डाल देंगे कितना आपने काम किया, उस हिसाब से आपके पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे और फिर एक फाइनल लिस्ट बनेगी और उसके बाद फिर वो कॉल करते हैं। तो फॉर कॉलिंग डेफिनेटली ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है, बट जब आप इंटरव्यू में बैठते हो तब हाँ, तब डेफिनेटली वो आपसे पूछते हैं कि आपने क्या क्या काम किया है। और मोस्टली इससे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है कि आपने कौन से एरिया में काम किया है, जितना अच्छे से आप अपने एक्सपीरियंसेस को जस्टिफाई कर पाओगे, जितना अच्छा आप कनेक्ट बना पाओगे, उसका ज्यादा मैटर करता है इंटरव्यू के टाइम। तो आपका कैसा वर्क एक्स है, मतलब किसमें है वर्क एक्स? मैं आई वर्क इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। कूल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ गुड गुड थिंग, इसका हाँ, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और आपका मेरे ख्याल से यू माइट बी वर्किंग फुल टाइम ना, कोई पार्ट टाइम नहीं है? नहीं फुल टाइम जॉब है। ठीक है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। नहीं विशेष मतलब सॉरी यश या you can ask him, sorry. Yeah, और yeah. दूसरी चीज, हाँ, sir. just to answer your question, वो उसमें वही है, I mean 24 months है तो आपको एक certain score मिलता है उसके लिए। 24 month की work experience है तो मिलता है, less than 12 months है they don't count, ऐसे करके। It's just a score, they don't care what you are doing, okay? वो हर कॉलेज का अपना क्राइटेरिया होता है। जैसे एक ही कॉलेज मैंने अब तक देखा है, कोझिकोड, जिसमें आपका एक लेवल तक इंक्रीज करता है 36 मंथ्स तक वेटेज। मतलब पहले साल, एक साल के लिए बहुत कम है, 2 साल के लिए थोड़ा ज्यादा, 3 साल के लिए सबसे ज्यादा, फिर 4 से फिर डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है कि 4 साल हो गया तो कम हो गया। हाँ, more than 4 years again is no advantage, yes. Yes sir. But by and large 2 साल का they give a certain weightage and it remains static except for that one example. वो as he is saying, आपको इंटरव्यू में सिर्फ बताना होगा कि अब आपका क्या है, why do you, how will MBA help you, क्यों आपके जॉब में क्या है, मतलब where is it going, आपके जॉब में जो इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड्स हैं, क्या है, कौन आपका कंपटीशन है, everything about your job you should know very well. That will come at the time of interview only, nothing, no role at the time of shortlisting. एग्जाम के बाद ही होता है जब एक बार, और ये पूरा एक अलग ही अपने आप में प्रोसेस है। इंटरव्यू का प्रिपरेशन इज ऑलमोस्ट लाइक अ कैट, एक जैसे कैट के एग्जाम का चलता है, ऐसी इंटरव्यू के लिए भी एक टोटली डिफरेंट प्रोसेस है, वो एग्जाम के बाद शुरू होगा, तो अभी उसकी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू। हाँ, दूसरा तुम कुछ पूछ रहे थे, वो भी पूछो ना। वो भी एक्चुअली उस चीज से रिलेटेड है, इंटरव्यू रिलेटेड ही है कि मतलब मैंने मतलब आई नेवर रियली प्लान्ड फॉर यू नो कैट व्हाइल you know during even my graduation and all, so I used to see whether people who were very much into this very much into CAT or going for an MBA course, they had whether they focused mostly on high semester score, whether scores, high scores in semesters and all. Okay. I never really focused on those things, मतलब it was just ठीक है, so मतलब yeah, at the end of it I will have to justify it somehow because I can. Right. और इस चीज के लिए आई डोंट थिंक कोई तुमसे पूछेगा, मैंने तो लोगों का यही आंसर सुना है बहुत बार क्वेश्चंस का, कि जैसे अगर इंटरव्यू ने पूछ लिया कि आपके इतने कम पॉइंटर्स क्यों आए हैं, तो लोग बोल देते हैं मैं उस समय उस फेज में नहीं था, और ये बिल्कुल वेल एंड गुड आंसर होता है कि यू आर नॉट, आप हर ऐसा तो नहीं है कि हर किसी को सेम टाइम पे कैट का एग्जाम से आएगा कि यार मेरे को कैट करना है फ्यूचर में, सबका अलग अलग फेज होता है, किसी को बाद में करता है क्लिक, कभी किसी को पहले कर जाता है, तो दैट्स नॉट एन इशू, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। Thank you. Yes, Vignesh. Vishesh, again regarding the question of consistency, आप like तीनों सेक्शन रोज करते थे या वो तो आप थोड़े बता सकते हैं, क्योंकि आई थिंक दैट माइट प्ले अ बिग रोल, राइट? क्या आप शायद आप फॉर एग्जांपल क्वांट आप बोलते थे ना, आपके बहुत स्ट्रांग एरिया है, तो शायद अगर आप आधे घंटे भी देते, लेकिन क्या आप तीनों सेक्शन रोज करते? हाँ, सो देखो मैं रियलिटी बताऊं, मतलब मैं इतना अच्छा क्वांट्स में नहीं हूँ, बट हाँ मेरे तीनों सेक्शंस में से मैं क्वांट्स में आई वाज गुड। तो ऐसा था कि जो मेरा फर्स्ट, मैं आपको परसेंटाइल्स बताता हूँ अपनी, सी द डिफरेंस। कैट 2020 में मेरे सेक्शन वाइज परसेंटाइल वाज 35 परसेंटाइल इन VARC, 88 परसेंटाइल इन DILR एंड 99.31 परसेंटाइल इन क्वांट्स। कैट 21 में VARC में मेरा 95 परसेंटाइल हो गया, जो कि ग्रो कर गया 35 से। DLR में 88 से मैं 99 प्लस चला गया। पॉइंट्स में मेरा परसेंटाइल गिर गया, मैं 99.31 से 98.9 तक आ गया, तो बहुत छोटा सा फॉल है, बट यस देयर वाज अ फॉल। दो मेरे मॉक्स में बहुत अच्छे आ रहे थे, आई वाज स्कोरिंग मोर देन 55 इन मॉक्स फॉर क्वांट्स, बट मेरे साथ भी वही हुआ, फिर पेपर में दोबारा से कुछ ना कुछ हो ही जाता है, कभी कभी आप स्ट्रेस में आ जाते हैं तो पेपर आपका थोड़ा बहुत क्वेश्चंस नहीं बैठ रहे होते। तो ओवरऑल मैंने इस बार मैंने बहुत फोकस किया कि मैं अपने तीनों सेक्शंस को बैलेंस आउट करूंगा,
क्योंकि मेरा पहले यही था कि एक हाई है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा। इस बार आई ट्राई टू बैलेंस देम जितना हो सकता है अपनी तरफ से। तो डेफिनेटली इसका प्रॉब्लम हुआ कि मैंने क्वांट्स पे थोड़ा सा रिलेटिवली कम फोकस किया। अब मैं क्वांट्स को ज्यादातर जो मॉक्स में मेरे फेलियर्स हो, पहले तो पढ़ता था, प्रैक्टिस करता था, अब इसके बाद केवल मॉक्स ही देता था मैं क्वांट्स के लिए, और जो मेरे फेलियर्स होते थे उन क्वेश्चंस को मैं दोबारा से सॉल्व करता था और उनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता था अपने। तो इससे डेफिनेटली एक असर पड़ा कि मेरा क्वांट से टच थोड़ा कम हुआ और अल्टीमेटली परसेंटाइल थोड़ा गिरा क्वांट्स में। बट ओवरऑल द गुड पार्ट दैट हैपेंड वाज कि तीनों सेक्शन बैलेंस हो गए, और जब आपके तीनों सेक्शन बैलेंस हो जाते हैं ना, आपकी परसेंटाइल बहुत शूट अप कर जाती है। अगर किसी इंसान के तीनों सेक्शंस में 99, 99, 99 आए हुए हैं, उसकी ओवरऑल 99.7 प्लस बनेगी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज होती है जब आप बैलेंस आउट करते हो सेक्शंस को। नुकसान होता है, आप जब एक सेक्शन में कम पढ़ते हो तो उसका मेरे को नुकसान डेफिनेटली हुआ, बट मेरे को जो मैंने उस टाइम को दूसरे सेक्शन में लगाया उसका मेरे को काफी ज्यादा फायदा मिला कि ओवरऑल आई वाज इन गेम। Also, Vignesh, just to add to that, it's not possible, to try and read everything every day. Don't do that also. Okay, so we would say that doing all 3 sections in one day, it might, I mean, it's not necessary. It's Not necessary. Not Okay. necessary. In Because fact, sometimes what I you have do this is- guilt in me, like okay, अच्छा यार No, आज no, मैं no, no. क्वांट नहीं कर पाया, तो No, you ऐसे make थोड़ा a weekly guilt है। plan, and even अच्छा, if it is okay. 3 hours per day, Hmm. I have said this probably earlier with some of you individually, जिसके साथ मैंने plan discuss किया है, that divide your time in 2 parts. If you're going to study for 3 hours on an average daily, 2 hours would be one major area that you will focus on, 1 hour will be one minor area that you will focus on. Okay, so Okay, sir. एक दिन मेरा VARC मेजर हो गया, DILR माइनर हो गया, नेक्स्ट डे मेरा क्वांट मेजर हो गया, VARC माइनर हो गया, ऐसे बैलेंस करके चलो पूरे वीक में, डिपेंडिंग ऑन आपको कहाँ पे कितनी जरूरत है। बट डूइंग ऑल 3 इन अ डे इज फार फेच्ड, वो ज्यादा दिमाग में भी नहीं घुसेगा, वो आपको ज्यादा समझ भी नहीं आएगा, एंड इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। यू डोंट नेसेसरली नीड टू कवर एवरीथिंग एवरी डे। हो सकता है एक वीक आप क्वांट पढ़ो ही मत, बट नेक्स्ट वीक में शायद आप 4 दिन उसको मेजर एरिया ऑफ स्टडीज या अटेंशन बना के पढ़ दो, फिर ये हो सकता है। और एक चीज और है कि अपार्ट फ्रॉम जो हम अपने सर से और हम कोचिंग से सीख रहे हैं, ये तो हमारा बेस बनता है कि हम कितना अच्छा कर सकते हैं, बट देयर इज वन मोर थिंग जो मैंने आइडेंटिफाई की कि बहुत हेल्प की प्रिपरेशन में, कि आपकी एक्यूरेसी को थोड़ा इंप्रूव करने में, वो है क्रैकू के डेली टारगेट्स इफ यू आर डूइंग देम। सो क्रैकू गिव्स यू, आपको तीनों सेक्शन के वो एक एक फ्री टारगेट्स देता है, तो वो आप कर सकते हो, और उससे थोड़ा सा टच बना रहेगा कि जैसे आज सर ने आपको कुछ पढ़ाया है तो आप उसका एक रिवीजन आपका चलता रहेगा डेली। तो अगर आपके पास टाइम हो तो वो आप 1 आध घंटे में वो दे सकते हो इफ यू हैव टाइम। तो वो तो सबकी प्रिपरेशन डिपेंड करती है कि किसको कितना टाइम मिल रहा है, कौन कितना कहाँ डिवोट कर पा रहा है। सो इफ यू हैव टाइम तो आप ऐसे उसको भी कर सकते हो, जैसे हमने मॉक्स डिस्कस किए कि दूसरे कोचिंग्स के मॉक्स रहते हैं, एमकैट्स वगैरह, ऐसी डेली टारगेट्स भी रहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। Sorry, what name did you say? क्रैकू एक है, CRACKU एक है, उनके डेली टारगेट्स फ्री के आते हैं, सो दैट यू कैन डू। एक सेट देते हैं डेली, DILR का एक सेट, 5 कौन से क्वेश्चन रहते हैं, और एक RC का सेट रहता है, या VA का रहता है, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। हाँ, ये है CRACKU, राइट। सो ये चीज है, द पॉइंट इज कि बट ये तब आओ आप उस पे जब आपका पहले बेसिक्स अच्छे हो गए हो, क्योंकि वो खुद ही कहते हैं क्रैकू वाले कि हमारे डेली टारगेट्स उनके लिए जो प्रोफिशिएंट है पहले से, जिनको सब कुछ आता है, तो उनका रिवीजन अच्छे से हो जाता है। तो एक बार आप पढ़ लो, उसके बाद आप जब इन पे आओगे तो आपका एक रिवीजन स्ट्रांग हो जाएगा। या प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको जहां से भी मिले, एक बार कॉन्सेप्ट आपने यहाँ से पढ़ लिया, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन जिधर से भी मिले आप कर सकते हो, तो करो, नो प्रॉब्लम। बट हाँ, वही है कि उसका एक सिस्टम होना चाहिए, कॉन्सेप्ट जिस पे सीख चुके हैं उस पे ही प्रैक्टिस करेंगे आप। अदरवाइज देयर इज सो मच मटेरियल हियर एंड देयर, यू गेट डिस्ट्रैक्टेड, वो नहीं करना है। अलाइन इट टू योर काइंड ऑफ प्रिपरेशन प्लान। अपने आप को ग्रोथ आपको लेनी है, तो आपको अपना जो एक सेक्शन उठाया, उस जो भी टॉपिक उठाया उसको स्ट्रॉन्ग करते करते आगे बढ़ना सबसे अच्छा है। Yes, Pratham and Mona and Tanmay, you also have to ask something. And then, of course, I'm not stopping others from asking. I'm just saying you have to speak up at least. Okay, so hi Vishnesh. Hi, Mona. Sometimes it's whenever I pick a topic to understand it, or sometimes I give time to a particular topic. It takes a long time to understand. मतलब एक दिन भी निकल जाता है एक ही टॉपिक को समझते समझते, तो इट फील्स लाइक
ऐसा लगता है कि एक टॉपिक को पूरा दिन दे दिया, वेस्ट तो नहीं हो गया, और फिर शायद ज़्यादा कुछ समझ भी नहीं आया, तो उसी टॉपिक को फिर नेक्स्ट डे रिपीट करना पड़ता है। तो ऐसे मतलब पॉजिटिविटी नहीं, मतलब नेगेटिविटी, डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि यार आगे बढ़ भी रहे हैं या नहीं। सी मैं इस चीज को मैं बहुत सही तरीके से बताऊं तो ये चीज मेरे साथ 11th-12th में बहुत हुई है। और मैं मेरे मेरे पास उस समय आईआईटी में रैंक्स थी, बट आई वॉज नॉट दैट गुड, क्योंकि मेरे साथ भी यही सेम इशू आता था कि मेरे को टॉपिक समझने में बहुत टाइम लगता था। बट आई टेल यू वन थिंग, कि उस समय जिन लोगों को वो टॉपिक बहुत जल्दी आ जाते थे या उनके हो जाते थे पता नहीं, और फिर जब वो एग्जाम में बैठे और जब मैं एग्जाम में बैठा हूँ पैरेलली, आई वॉज बेटर। मैं बहुत बेहतर था इस वे में कि मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहा था। पर एक बहुत अच्छी चीज होती है जब आपको एक एक दिन भी लगता है ना कंसेप्ट्स को याद करने में, उनको समझने में, यू लर्न मच मोर देन व्हाट अदर्स लर्न, क्योंकि यू आर एक्सपेरिमेंटिंग मोर। आप जैसे अगर आपको एक लाइट बल्ब इन्वेंट करना है, सो आप उसको 1 साल में अगर करते हो ना, या आप उसको 10 साल में करते हो, जब 10 साल में करोगे ना, यू विल नो मच मोर वेज किस तरीके से वो लाइट बल्ब नहीं बन सकता जो कि 1 साल में इन्वेंट कर रहा है। सो यू लर्न सो मेनी थिंग्स, और ये बहुत अच्छी चीज है। इट विल एक्चुअली हेल्प यू। तुम्हें जब आप बैठोगे ना एग्जाम में, आपको खुद ही बहुत सारी चीजें आपकी सेपरेट आउट हो जाएंगी, क्योंकि यू नो मेनी मोर वेज कि भैया इस तरीके से क्वेश्चन नहीं होगा। तो यू विल फाइंड द परफेक्ट वे मोर इन अ मच बेटर वे। तो इस चीज को मेरे हिसाब से तो नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। और कभी कभी ऐसा लगता है कि यार हम अच्छा नहीं कर रहे, फ्रैंकली स्पीकिंग सबके साथ ही ऐसा होता है, केवल आप नहीं हो कि जिसको धीरे हो रहा है, सबके साथ कोई ना कोई ऐसा टॉपिक या कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जिसमें वो भी बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं। एवरीबडी, कोई कितना भी बोल ले कि मैंने तो इतना जल्दी कर लिया, बट ऐसा होता नहीं है। हर किसी को कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ता है, हर कोई फंसता है। तो ये तो होता ही है। आप इसमें बिल्कुल यू डोंट अपने आप को अंडरमाइन मत करो बिल्कुल भी इस चीज में। एंड जो आप कर रहे हो इट इज गुड, डू द बेस्ट व्हाट यू कैन डू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, दैट विल ओनली पिक यू अप। Okay. जैसे yesterday I was solving one RC question. I read it twice or thrice, पर उतना ज़्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट हम इनटेक नहीं कर पाए। आई आस्क्ड टू वन ऑफ माय फ्रेंड कि ये आरसी का मीनिंग या फिर मेरे को एक्सप्लेन कर दो, तो वन गो में ही एक्सप्लेन मी वेरी वेल। मतलब हम जो एक्सप्लेन नहीं अपने आप में समझ पाए थे, वो मतलब बहुत ज़्यादा ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। द थिंग्स विच आई मिस्ड फ्रॉम माई सेल्फ, सी सब कुछ। मोना, मैं एक चीज बताता हूँ कि वो जो तुम्हारा फ्रेंड है ना, जिसने वो तुम्हें जल्दी एक्सप्लेन किया है, वो भी कभी ना कभी इस स्टेज में रहा होगा जहां पे आप आज हो, तभी वो वहां तक पहुंचा है। उसने भी कभी ना कभी ऐसी डिफिकल्टीज फेस की होंगी, बट देन दैट फ्रेंड एक्चुअली प्रैक्टिस्ड, उसने अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग किए, उसने चीजों को बेटर किया, और टाइम के साथ वो इंप्रूव होता गया और वो यहाँ पहुंचा है। तो ये चीज होगी, कोई ना कोई आपसे किसी ना किसी चीज में अच्छा होगा, कोई आपसे किसी ना किसी चीज में उसको नहीं आती होगी वो चीज। तो उस चीज को नेगेटिव वे में मत लो, रादर ट्राई टू लर्न कि उसने एक्चुअली उसको कैसे सॉल्व किया है, उसका दिमाग उस चीज में कैसे चल रहा है, और उसको अपने हिसाब से लगा के देखो। ये ज्यादा अच्छा तरीका है। कंपेयर मत करो कि वो पहले करे, क्योंकि उसने भी कभी ना कभी ये चीज फेस की होगी। ऐसा नहीं है कि ही इज अ गॉड गिफ्टेड पर्सन। देखो हर किसी के पास कुछ ना कुछ बहुत अच्छी चीजें होती हैं दिमाग में, कुछ नहीं होती। अब मैं बहुत सारे स्पोर्ट्स अच्छे खेलता हूँ, बहुत सारे स्पोर्ट्स अच्छे नहीं खेलता। तो जरूरी नहीं कि सचिन तेंदुलकर कैट का एग्जाम क्रैक कर ले, या आप क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड्स तोड़ लो। ये जरूरी नहीं है। किसी में कुछ अच्छा होता है, किसी में कुछ अच्छा होता है। तो डोंट टेक इट नेगेटिवली। व्हाट एक्चुअली मैटर्स इज हाउ मच आप अपनी तरफ से कितना एफर्ट दे रहे हो, वही आपके हाथ में है अल्टीमेटली। Yes. Yeah, and Mona, just to add here, that same friend of yours may take longer to understand some other concept which you might understand faster. Even today, I mean, he may have put in a lot of what Vishesh is saying, that he may have worked on this particular area, but even today it may be possible that you are able to pick up something faster than him on some other topic. So as he said, don't undermine yourself. There are certain things that we are in a way designed to understand faster. There are certain other things that our minds do not really process the way it should. It happens. Everybody has got his or her strengths. It doesn't really matter. मैं मैथ्स के कॉन्सेप्ट एक समझने में 3 दिन लगा सकता हूँ, इट्स ओके। ओवरऑल कितने टॉपिक्स हैं, कितने कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुझे मास्टर करने हैं, 20, 30, 25, 50 और क्या। आई स्टिल हैव मोर देन 150 days, आई विल डू इट। Yes, sir. अच्छा विशेष, आप जब ये टेस्ट देते हैं ना, एमकैट जो भी आईएमएस का जो भी है,
आप लाइक मॉक के बाद आप सारे क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व हो सकते थे क्या? क्योंकि मेरे से तो लाइक अगर क्वांट में 22 क्वेश्चंस है तो मेरे से कुछ 15-16 ही होते थे, तो बाकी 6 मैं अगर 3-4 घंटे भी दूं तो मेरे से नहीं हो रहा है। तो क्या आप सॉल्यूशन मैनुअल देखते थे? इज इट अ गुड हैबिट टू डू दैट? हाँ, डेफिनेटली देख सकते हो। सॉल्यूशन मैनुअल देखो, पहले तो खुद से ही ट्राई करना इंपॉर्टेंट होता है। मैं इस चीज में, मेरे को तो बिल्कुल ठीक नहीं लगता है कि यू डायरेक्टली रन टू द सॉल्यूशंस, और वो ठीक अप्रोच है भी नहीं। हाँ, खुद से ट्राई करो, उससे क्या होता है आपको लूप होल्स पता लगते हैं कि आप कहाँ पे फंस रहे थे, और उसके बाद जब आप सॉल्यूशन देखते हो ना, तो एक वो सेंस ऑफ रिलीफ आता है कि हाँ, मैं यहाँ फंस रहा था और इसने इस तरीके से इसको सॉल्व किया हुआ है, तो यू गेट दैट अप्रोच। Okay. तो क्योंकि मुझसे ना सारे 22 नहीं हो रहे, लेकिन कोई बात नहीं। तुम कितने विघ्नेश कितने कर पा रहे हो मॉक्स में? मॉक्स में अभी सर के मॉक दिए थे, उसमें तो आई थिंक आई डिड 11। फिर थोड़ा इंप्रूव करना है, लेकिन ठीक। बाद में तो आई एम एबल टू डू 17 ऐसा। राइट। क्योंकि बट प्रॉब्लम है कि आप आई थिंक यू वुड हैव प्रैक्टिस लॉट ऐसे सीक्वेंस एंड सीरीज, ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जो कॉन्सेप्ट से नहीं हो पाता, शायद आपको पहले से थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट। तभी राइट। आपसे होता है। तो राइट। राइट। ऐसे सिचुएशंस में क्या कि ना, मैं वही पूछ रहा था कि क्या इवन आफ्टर ट्राइंग इज इट अ गुड थिंग टू लुक एट सॉल्यूशन एंड ऑल? Yes, क्योंकि it is always good to look क्योंकि at मैंने stuff. तो जेई का कोचिंग कभी नहीं किया, तो मेरा इतना सॉल्विंग इज नॉट दैट नेचुरल फॉर मी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सो Okay. ऑल Okay. दोस थिंग्स। ठीक तो है, that does not matter। अभी तो खैर वो चीज है भी नहीं, वो जेई वाला ठीक है, वो कुछ हद तक काम आता है। वो जो प्रिपरेशंस थे उसमें बहुत सारे ऐसे माइंड चर्निंग क्वेश्चंस आते थे, बट ठीक है, दैट इज ऑल टुगेदर अ सेपरेट थिंग। अभी Okay. अभी जो चीज है, डेफिनेटली हाँ, उस क्वेश्चन को खुद से जरूर करना, और Okay. उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखो। ठीक है, Okay. मैं एक चीज बताता हूँ, क्वांट्स में ना द सिलेबस इज वेरी लिमिटेड, बहुत जी। लिमिटेड सिलेबस है। इवन इफ यू देखो वीआरसी में यू कैन नॉट, आप ना रट नहीं सकते अप्रोचेस को, बट क्वांट्स में यू कैन एक्चुअली लर्न थिंग्स। अगर आप वो अप्रोच आपको याद हो जाए ना कि इस तरीके से इसको किया जाता है, और उसके आप 3-4 क्वेश्चंस और कर लोगे ना, आपको वो एक्चुअली याद हो जाएगी कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। तो Okay. डेफिनेटली सॉल्यूशन देखना अच्छा है, पहले खुद से ट्राई करो, ताकि आपके अंदर एक लूप, आपके अंदर एक होल बने दिमाग में कि यार मैं ये क्वेश्चन नहीं कर पाया हूँ, मेरे को यहाँ पे फंस रहा हूँ। तो जब आप सॉल्यूशन देखोगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा देख के कि हाँ, ये इसको स्टेप से किया हुआ है। और एक चीज और है कि जो क्वेश्चंस आप कर चुके हो, जो आपके 11 सही क्वेश्चंस भी हैं, उनको भी रिविजिट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार मैंने देखा है उन 11 क्वेश्चंस में से कुछ तो इजी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आपका एक बेस्ट परफॉर्मेंस होता है कि आपने उसी समय एग्जाम के टाइम आपका दिमाग चला और आपने उस क्वेश्चन को कर लिया, उस क्वेश्चन को, ताकि फ्यूचर में भी अगर वो क्वेश्चन आए और आप उसको दोबारा से सही कर पाओ, वो आपको आना बहुत जरूरी है। तो एक अच्छी अप्रोच ये रहेगी कि एक ना क्वेश्चंस की लिस्ट बना के चलो अपने पास। क्वांट्स में डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं अच्छे क्वेश्चंस की लिस्ट बनाने में, बट इट कम्स रियली हैंडी इन केस ऑफ डीआईएलआर। डीएलआर में आपके जो बहुत अच्छे अच्छे सेट्स होते हैं ना, जिसमें आपको लगा यार इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है, और ये सेट बहुत हद तक कैट के साथ अलाइन करता है जो पेपर में आ सकता है, तो आप उस सेट को अपने पास कहीं ना कहीं एक्सेल शीट में उसका कटआउट रख लो, और फ्यूचर रेफरेंस के लिए कैट से 1 आध महीने पहले उसको दोबारा लगाना एंड ट्राई टू सॉल्व इट। श्योर। कि ऐसा होता है कि इवन इन सम कॉन्सेप्ट्स लाइक ज्योमेट्री आल्सो, अगर आपको पता भी है क्या करना है तो टाइम लगता है। तो वो ऐसे टॉपिक्स को आप मतलब स्पीड से कैसे करते थे? क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता भी है, क्या अप्रोच भी है, तभी आपको टाइम लगता है ना। तो वो थोड़ा सम टॉपिक्स आर लाइक लिटिल टाइम कंज्यूमिंग इन टर्म्स ऑफ स्पीड, तो उसके लिए आप शॉर्टकट्स कुछ करते थे क्या ज्योमेट्री ऐसे के लिए? शॉर्टकट्स होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं, वो डेफिनेटली आपको कोचिंग्स में सिखाए जाते हैं शॉर्टकट्स, कि अच्छा। एक क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। नॉट अच्छा। जस्ट यू हैव टू डू बाय द, जो हमारा एक ट्रेडिशनल वे होता है सॉल्व करने का, जी। उसके सिवाय भी बहुत तरीके होते हैं। कई बार आपको ऑप्शंस फिट करके देखना पड़ता है, जो एक इजीएस्ट वे है, सब जानते हैं उस चीज को। कई बार क्या होता है, एक यूनिक चीज ढूंढनी पड़ती है जो ऑप्शंस में भी है और जो क्वेश्चन में भी है। अगर आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कोन का आपको एक ऊपर वाला पार्ट काट दिया जाए, उसका वॉल्यूम बताना है आपको, और ऑप्शंस में कई बार 3 बहुत ही अनरियलिस्टिक ऑप्शंस होते हैं और एक बहुत ही रियलिस्टिक ऑप्शन होता है, तो कई बार वही आंसर होता है। इस टाइप से शॉर्टकट्स लगते हैं, और ये कैट में जरूरी भी है, क्योंकि कैट एग्जाम इज मोर अबाउट कि आप कितना स्मार्टली काम करते हो। तो जी। कैट में आप ऐसे शॉर्टकट्स अपने डिवाइस करो, जैसे आपको ज्योमेट्री में दिक्कत आ रही है तो सर से पूछो, और ट्राई टू डिवाइस योर ओन शॉर्टकट्स कि कैसे इस चीज को किया जा सकता है। ये काफी काम आएगा आगे। श्योर। शॉर्टकट्स हैं, डेफिनेटली हैं, और एक मजेदार बात बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा शॉर्टकट्स हैं। क्वांट्स एक ऐसा सेक्शन है, अगर आप ट्रेडिशनल वे से करने जाओगे तो अगर आपको 12 क्वेश्चन
टाइम लग रहा है, 12 क्वेश्चन आप कर पा रहे हो ट्रेडिशनल वे से, आप कितने भी सुपर फास्ट सॉल्वर हो, आप 12 क्वेश्चन कर पा रहे हो, बट बहुत सारे क्वेश्चंस में इतने शॉर्टकट्स होते हैं कि आप उसको 18-20 तक आराम से पुल कर सकते हो। और वो तभी आएगा जब आप सॉल्यूशंस भी देखोगे, दूसरे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखो कि उसको किस टाइप से कोचिंग ने या फिर उन्होंने किया हुआ है, फिर उसको आप यूज कर सकते हो। Yeah, Sure. just one word of caution here, Vignesh. Shortcuts will come only after mastering of concepts. Okay, You sir. can't really start, राइट, Bypass the concept. Yeah. yeah, bypass the concept, saying that on these topics I'll only go for shortcuts. Those are time-saving techniques that we will learn little later. But surely, as he said, it makes sense to use those shortcuts. Once you are familiar with a particular concept, then you can easily go for them. And there are a lot of shortcuts, many methods. Sure. Okay, I think we have stretched it. Or koi questions hai? Else we'll have to kind of end it. And any other question? Pratham, Tanmay, any question? Yash, any other question? I Rohit? just wanted to ask Vishesh, what was his background basically? Oh, you missed that part. He said that अच्छा, earlier. यश मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है एनआईटी हमीरपुर से, एंड देन आई वर्कड इन मारुति सुजुकी। मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम किया हुआ है 38 मंथ्स के लिए। फिर उसके बाद मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी, वो कैट 2020 के अटेम्प्ट के लिए मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी जो कि काफी डिफिकल्ट हो जाता है जस्टिफाई करना इंटरव्यूज में। तो आपके पास मेरे साथ ऐसा था कि मैंने 2-3 महीने पहले छोड़ दिया था कि मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके कैट 2020 दूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली पेपर में नहीं हो पाई वो चीज रिफ्लेक्ट, तो फिर 1 साल का मेरे को ड्रॉप लेना पड़ा। फिर मैंने तैयारी की और फिर मैं आपने फिर से जॉब ज्वाइन की थी या फिर? नहीं, फिर मैंने जॉब नहीं ज्वाइन की। मैंने एनजीओ में पढ़ाना शुरू किया और मैंने कुछ और पैरेलल चीजें अपने साथ की। जो अपना एक्चुअली 21 की वेव आई थी पैंडेमिक की, उसमें मैंने कुछ सोशल इनिशिएटिव्स किए थे। तो मेरे पास टाइम था, तो आई थॉट कि जो अच्छा हो सकता है अपनी तरफ से वो कर सकते हैं। तो आई डिडंट डू एनी जॉब। मैंने पिछले 1-1.5 साल से जॉब नहीं की हुई है। ओके, आपका एक दिन पहले क्या करते हो, मतलब कैट के जैसे पेपर है एक दिन पहले? Is there a problem with the connection? I think so. I think Vishesh के end पे कुछ problem. आजा तो, हाँ तो आजा, वो अली का Yeah. सामान ले आइए। हाँ अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। Yeah, just last 5 minutes, Vishesh. यस सर। सर वो एक्चुअली Yeah. He was just asking no problem. He was just asking just one day before CAT, what did you do? What do you do one day before a CAT exam? One day before the CAT, I just relaxed Yes, sir. myself. मैंने उससे 10 दिन पहले मैंने थोड़ी प्रिपरेशन की थी। थोड़े ऐसे क्वेश्चंस वही जो रिवीजन वाला रहता है कि मैंने कुछ अपने पैसेजेस निकाल के रखे थे, उनको रिवाइज किया था। और बाकी वन डे बिफोर कैट मैंने, क्योंकि आई नो कि मेरे लिए कैट इज नॉट द फाइनल एम। मेरी लाइफ का लास्ट डे आपको बस यही सोचना होता है कि आपको स्ट्रेस अपना रिलीव करना होता है। और ये सही बात थी कि जब आपका एम आगे चल के आपको कुछ अच्छा काम करना है, आपको किसी अच्छी कंपनी में काम करना है, आपको अपने आप को बेटर करना है, कैट इज जस्ट वन ऑफ दी थिंग दैट कम्स इन बिटवीन। तो जब आप थोड़ा सा ऐसा सोचना भी पड़ता है, जरूरी भी है, ताकि आप अपने आप को रिलैक्स करो। और ये सही बात भी है कि कैट इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ बहुत बड़ी है, इट्स जस्ट वन ऑफ द थिंग्स जो बीच में होती है। आई वॉज वेरी चिल्ड, मैंने कुछ ज्यादा सोचा भी नहीं। जबकि कैट 20 में मैं बहुत ज्यादा अपने आप पे प्रेशर डाल रहा था कि हाँ मूड में आ जाऊं, पूरा एग्जाम मोड में, कि एकदम जैसी क्वेश्चंस आएंगे मैं उसको एकदम करने लग जाऊंगा। और वीआरसी से पहले, सुबह एग्जाम से पहले आई वॉज कि हाँ क्वेश्चंस करने, कोई फायदा नहीं है, चिल्ड रहो, वो ज्यादा अच्छा काम आएगा। क्योंकि कैट इज द पेपर विच checks your how smart you are. It checks how much smart you are. So smartness के लिए it's very important कि आपका attitude, आपका coolness maintain रहना बहुत जरूरी है। आप efficiency तभी अच्छी दे पाते हो। Okay, so I think that's it. Thanks a lot, Vishesh, for your time. Thank you so much. Everyone, thank you sir, बहुत अच्छा लगा आपसे बात And करके। congrats Yes, for getting Vishesh, thank IIM you. Lucknow. थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग का भी बढ़िया IIM में कन्वर्ट हो, सबको बढ़िया कॉलेज मिले। इट फील्स एक्चुअली वेरी सेटिस्फाइंग। एक बार जब कॉलेज में हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो डेफिनेटली सबको ये पेनेशिया मिलेगा।
टेंशन मत लो। Just So currently you are in college or where? अभी राइट नाउ आई एम एट माय होम। मेरा मेरा जो कल से स्टार्ट हो रहा है, सो आई एम अभी पैकिंग ही चल रही थी एंड अब बस कल आई विल बी लीविंग फॉर लखनऊ। मेरे यहाँ से मेरी स्टेट में ही पड़ता है लखनऊ, सो आई एम नॉट दैट मच Where are you फार from? अवे, इट्स नॉट दैट मच नियर टू। क्या चीज? कहाँ से हो? मैं झांसी से हूँ। अच्छा, झांसी से हो? ओके, 6 साल होंगे। मैं लखनऊ से ही हूँ एक्चुअली। अच्छा, ओके। सो नाइस। सो आप मिल सकते हो मेरे को कभी लखनऊ में। नहीं, मतलब I don't live there, मतलब वो मेरा घर है, but currently working in Goa. Okay. अच्छा, so is I am Lucknow your dream college or ABC? B, I would say. Okay. भाई पहले कैट निकाल दे मैं यार, सी। फिर ड्रीम सोचेंगे। पहले ठीक है। कैट निकालते भाई। हाँ ठीक है, ड्रीम होना एक चाहिए यार। टारगेट रहना चाहिए दिमाग ड्रीम में। होना चाहिए, एक बस ड्रीम होना चाहिए ना, वो हाँ। टेंशन नहीं बनाना चाहिए ड्रीम को। Yes, you should हाँ, have बिल्कुल। इसमें आना है। I think very I am important, seeing. very, very good to hear you, Vishesh. I'm sure all these students will benefit, because one important thing that he kept saying is that relax, prepare well, but relax. Don't take stress. Stress से आपकी best performance सामने नहीं आ पाती है. That he has personally experienced. जितना आप composed रहोगे, उतना आप better कर पाओगे. And it's just about a lot of hard work, but more than that, mental जो एक होता है preparation, वो भी बहुत important है. जितना relaxed रहो, composed रहो, the better you'll be able to bring out जो भी आप जानते हो उसका. So thank you, Vishesh. Keep you, in sir. touch and wish you all the best. Thank you so much, sir. Yeah, फोड़ो and यार, SIP फोड़ देना, समर इंटर्नशिप। अरे थैंक यू सो मच। और बाकी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को लिंक्डइन पे भी कनेक्ट कर सकते हो। सो अब एक्चुअली सर मैंने लिंक्डइन यूज करना शुरू किया, आई हैव नेवर यूज्ड दैट बिफोर। अब पता लगा कि एकदम से कनेक्शंस बनाने पड़ते हैं। मैं लिंक्डइन देखता हूँ, हर्षुल पता नहीं क्यों हर 2-3 दिन पे मेरी प्रोफाइल जाके चेक करता रहता है। हर्षुल क्या करते हो वो? नो सर, वो नोटिफिकेशन आई होती है, मैं नहीं चेक करता था। कई बार अपनी नोटिफिकेशन कई आती है। बार सर वो क्या होता है कि वो पहले की एक नोटिफिकेशन होती है, वो बार बार अच्छा, आती and रहती है। keeps coming. यस Because सर। every third day I find Harshul Buddhi Raja has visited your profile. नो सर, वो आपकी नोटिफिकेशन आती रहती है कई बार ना। अच्छा, मुझे लगा मुझे स्टॉक कर रहा है क्या, वो कुछ थ्रेटन करेगा, नो क्या सर। करेगा? चलो, थैंक यू सो मच विशेष। Thank you. थैंक यू विशेष, ऑल द बेस्ट फॉर SIP। थैंक यू सो मच और सबको ऑल द बेस्ट है। बस जस्ट फोकस, अपनी जर्नी पे फोकस करो। सबकी जर्नी अलग होती है, कंपेयर मत करो, अपने आप पे फोकस करो। डू योर बेस्ट एंड गिव योर बेस्ट अटेम्प्ट। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, सब हो जाता है यार। कहीं ना कहीं अच्छी जगह ही जाओगे जिंदगी में। कुछ ना कुछ है लाइफ में, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा मिलेगा। डोंट वरी। चलो, थैंक यू, बाय। थैंक यू विशेष, थैंक यू सो मच। बाय। Thank you. थैंक यू।